नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। कर्नाटक में राजधानी समेत 12 शहरों के नाम बदले। प्रदेश के नेताओं ने केंद्र के फैसले का किया स्वागत। जम्मू कश्मीर में आचार संहिता में रियायत पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगी राय। याचिका में पुनर्वास के काम पर असर पड़ने की दलील। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ वामदल हुए एकजुट। 8 से 14 दिसंबर के बीच करेंगे विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, अपनी जमीन में निर्माण, सीमा पर आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने पर चीन की आपत्ति खारिज। बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड से मांगा 250 करोड़ रुपए का हर्जाना। बीच में दौरा छोड़कर चली गई थी कैरिबियाई टीम। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के काम के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आचार संहिता में छूट को लेकर राय मांगी है। जस्टिस अचल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद चुनाव आयोग को सुनवाई की अगली तारीख पर मौजूद रहने को कहा है। जम्मू कश्मीर में 25 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों के ऐलान से आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन इसके चलते बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे माहौल में सूबे की सभी पार्टियों ने चुनाव आयोग से आचार संहिता में ढील देने की मांग की है। पैंथर्स पार्टी के नेता भीम सिंह ने राहत में आ रही बाधा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से राय मांगी है। जानकारों के मुताबिक आचार संहिता में रियायत दी जा सकती है। ऐसी एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन में कि जहां नेचुरल कैलामिटी को काउंटर करने के लिए अगर कोई कार्रवाई की जाती है, मगर उस पर भी जब नोटिफिकेशन वहां का जारी हो चुका है और वो आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो अगर आपको कोई ऐसा मदद का काम करना है तो भी चुनाव आयोग की अनुमति के बाद ही करना चाहिए। फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए जो भी जरूरी है उसके लिए इलेक्शन कमीशन को रूल बनाने की पावर दी गई है। ये हमेशा अंडरस्टूड होता है कि कोई भी रूल अगर है तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वो रिलैक्स कर दिया जाएगा। सितंबर में जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। इसकी वजह से हजारों लोग बेघर हो गए थे। जम्मू कश्मीर में 5 दौर के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 25 नवंबर को पहले दौर की 15 सीटों पर वोटिंग होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान नूर मोहम्मद, जो कि फॉर्मर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। नूर मोहम्मद साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात, राहत और बचाव का काम चल रहा है, और ऐसे में चुनाव, किस तरह के दिशा निर्देश तकनीकी तौर पर आयोग के पास होते हैं? एक पक्ष ये कहता है कि अगर राहत काम चलता है तो किसी खास दल या किसी एक दल को इसकी बढ़त मिल सकती है, उसके एवज में फायदा मिल सकता है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि आचार संहिता के चलते पुनर्वास के काम में दिक्कतें आ सकती हैं। जी, ये बात तो सच है कि चूँकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी आपदा आई है तो लोगों को दिक्कत हो रही होगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो उसका उद्देश्य है एक लेवल प्लेइंग फील्ड पैदा करना। तो उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड पैदा करने के लिए एक 7वां जो पार्ट है उसका मॉडल कोड का जी, वो होता है रूलिंग पार्टीज एंड पॉलिटिशियंस के लिए, जिससे कि रूलिंग पार्टी किसी चीज़ का फ़ायदा ना उठा पाए। इसलिए ये है रखा हुआ है कि रूलिंग पार्टी ऐसा बिहेव करेगी जिससे बाकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो पावर में नहीं है उनको कोई नुकसान ना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए भी क्रिएट हो। तो ये एक उद्देश्य है, मेन उद्देश्य ये है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस जो जारी किए हैं समय समय पे, उसमें ये साफ कहा गया है कि जो नेचुरल या दैवीय आपदाएं हैं उनमें रिलीफ के लिए इलेक्शन कमीशन जनरली परमिशन देती है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यही है कि उसके बंटवारे में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे कोई ऐसे लोग ना उसमें हिस्सा लें जिससे किसी कैंडिडेट को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसका फ़ायदा हो। जैसे रूलिंग पार्टी के लोग अगर वहाँ बंटवारे में बांटने में, रिलीफ बांटने में जाके आगे आते हैं तो लोग मानेंगे कि शायद यही लोग फ़ायदा कर रहे हैं,
और उनके फेवर में लोग हो सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो इसलिए ये है कि जो अभी तक, क्योंकि मैं तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग फैसला करने वालों में से मैं नहीं हूँ, मैं पुराने जो अपना एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि जो भी डिसीजन होता है कमीशन का, वो हमेशा इस बात को ध्यान में रखते होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब ना हो। मतलब उद्देश्य कभी ये नहीं होता है कि टोटल विकास का काम या रिलीफ का काम बंद हो जाए, ये उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि उससे कहीं लोग प्रभावित तो नहीं हो जाएंगे जो रूलिंग पार्टी है उसके फेवर में, और इसको अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए बहुत ही ए पॉलिटिकल तरीके से, तो मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन को उसमें आपत्ति होगी। इसीलिए नूर मोहम्मद साहब प्रपोजल जो बनाए आप, जी, जो प्रपोजल बनाए अलग-अलग दलों की आपत्तियां हैं, कमीशन को वो ऐसा अलग-अलग दलों की आपत्तियां हैं, मैं उनकी तरफ थोड़ा सा जाना चाहूंगा। उनका कहना है कि जो भी रूलिंग पार्टी है, हो सकता है कि डायरेक्टली उसके लोग वहां पर मौजूद ना हो, लेकिन जिन इलाकों में रसद और मदद मैं कहूँ पहुंचाई जा रही है, उनका मैं कहूँ कि पक्षपात हो सकता है, उनका आरोप है। उनका ये भी आरोप है कि किसी खास इलाके में रसद ज़्यादा या मदद ज़्यादा पहुँचे, कहीं पर देरी से पहुँचे। तो जाहिर है कि बहुत मुश्किल एक डगर है जहाँ पर यह तय कर पाना कि निष्पक्ष तरीके से हो रहा है या फिर कहीं पार्शियलिटी हो रही है। तो उसका एक ही रास्ता है कि इस चीज़ को एकदम ट्रांसपेरेंट करिए, और जो एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट मशीनरी है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो उसके लिए जिम्मेदारी लें, उसको एकदम ट्रांसपेरेंट करें, जिससे कि दूसरी दल वाले भी लोग उसको देख सकें। जो उनके जो ऑब्जर्वर्स होंगे वहाँ पे, वो इसको देखें कि बहुत ही इम्पार्शियल तरीके से हो रहा है, किसी का फेवर नहीं हो रहा है। अगर इस तरह से बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये जो शिकायत आ रही है वो नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी वो चाहेंगी कि लोगों को रिलीफ मिले, वो भी नहीं चाहेंगे कि उनको किसी को उनके इलेक्शन की वजह से उनकी किसी जो जायज़ जो रिलीफ मिलनी चाहिए वो ना मिल पाए। तो अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से करेंगे, सबको संतोष होगा कि ठीक काम हो रहा है, और किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में ये काम जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैवी जो सहायता करेंगे, वो नहीं जाएगा। जिस तरीके का माहौल है राजनीतिक दलों का, जो मैं कहूं कि पुराना इतिहास रहा है, नूर मोहम्मद साहब, उसे देखते हुए क्या ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन के सामने इस वक्त अब दोहरी चुनौतियों की, निष्पक्ष चुनाव और निष्पक्ष तरीके से रसद और मदद पहुंचाई जा रही है, इस पर भी नजर रखनी होगी? देखिए, निष्पक्ष तरीके से काम हो रहा है, ये चुनाव तो हमेशा ही कमीशन के सामने रहा है। ये जहाँ तक बहुत लार्ज स्केल में मदद पहुंचाने वाली बात है, ये नया आयाम जुड़ा है। ऑफ कोर्स ये तो चैलेंज है, लेकिन ये है कि इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स ग्राउंड पे हैं, वो भी रहेंगे, उसको देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव का डिस्ट्रिक्ट वाइज एक कमेटी होती है, वो भी इस चीज़ को देख सकती है कि कहीं कोई किसी का भेदभाव तो नहीं हो रहा है, फेवर तो नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से डुएबल तो है, किया तो जा सकता है, लेकिन ये है कि मुश्किल काम है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के सामने। और कुछ लोग ये भी पक्ष रख रहे थे कि जब तक एक लेवल तक वहाँ पर पुनर्वास का काम ना हो जाए, चुनावों को आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन क्या वाकई ये एक आपको लगती थी संभावना? देखिए, जब तक अगर चुनाव हो सकते हैं तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिले करना किसी तरह से जायज़ नहीं है, क्योंकि उसके इम्प्लीकेशंस बहुत होते हैं। अगर एक दिन का डिले हुआ तो 2 क्यों नहीं हो सकता, 3 क्यों नहीं हो सकता, 3 महीने क्यों नहीं हो सकता? तो ये बहुत ही अनसर्टेनिटी सी डेवलप होती है। तो इसलिए अगर समय के अंदर ये काम हो सकता था और हो सकता है तो करना चाहिए। जहाँ तक बात इसका है कि कैसे प्रोसेस कैसे अपनाया गया, इलेक्शन कमीशन ने कैसे इसको किया, ये हमेशा जो जहाँ भी ऐसी जगह होती है इलेक्शन का करने का होता है, तो एक टीम जाती है, उसको एसेस करती है कि क्या हालात हैं। अगर उनको लगता है कि हो सकती है, इलेक्शन किया जा सकता है, तभी वो डिसीजन लेते हैं। तो ये असेसमेंट के बाद ही ये डिसीजन लिया गया है। तो उसमें बाकी लोगों के व्यू हो सकते हैं, पर जो एक्सपर्ट बॉडी है, दैट इज इलेक्शन कमीशन, उसके ओपिनियन में ये इलेक्शन किया जा सकता है। इस टाइम पे हालात ऐसे हैं कि हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया है। और नूर मोहम्मद साहब, यानी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से राहत और पुनर्वास को लेकर जो तमाम स्कीम्स या फिर जो भी वहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें किसी भी तरीके की रोक की जो आशंका लोग व्यक्त कर रहे हैं, वो मैं कहूँ कि पूरी तरीके से निराधार है? नहीं, जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनका अपना परसेप्शन हो सकता है, और कहीं भी अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको पारदर्शिता लाएंगे तो वो शिकायत भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। ये बात तो है कि इतना बड़ा काम है, और दूसरी पार्टीज़ को अप्रीशिएशन हो सकता है कि रूलिंग पार्टी को कहीं इससे फ़ायदा ना हो जाए, तो इसलिए वो लोग कह रहे होंगे। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से इस बात को किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इलेक्शन कमीशन पहले भी
इस तरह की दैवीय आपदाओं में मदद लोग स्टेट्स प्रपोजल भेजती रही हैं और इलेक्शन कमीशन उसमें अनुमति देता रहा है। इसमें भी जो प्रपोजल जाएगा कमीशन को वो अगर स्पेसिफिक तरीके से इस फॉर्म में होगा कि उससे जो लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब ना हो, तो मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन किसी तरह से रिफ्यूज करेगी उसको। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। और साफ तौर पर नूर मोहम्मद साहब का कहना है कि किसी भी तरीके से निष्पक्षता बरकरार रखनी चाहिए, आयोग का यही काम होगा और राहत और पुनर्वास के कामों में किसी तरह का कोई दखल है उसे रोकने की कोई मंशा आयोग के किसी भी निर्देश में नहीं हो सकती है। और ये थी हमारी आज की पहली खबर। चीन की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए भारत ने कहा है कि सीमा के पास आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने का उसे पूरा अधिकार है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये बात संवाददाताओं से बातचीत में कही। भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर परियोजनाओं के जरिए आधारभूत सुविधाएं बढ़ाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारतीय क्षेत्र में सीमा के आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने के लिए सरकार परियोजनाएं लागू करेगी। I am not here to challenge what the Chinese do, but what is my concern is we must do what is necessary for our side. I don't want to provoke them, or I don't want to comment on anything which the Chinese side is doing. Our territory, we are very clear that we will do certain infrastructural activities which have not been done in last 60 years. चीन के विदेश मंत्रालय ने सीमा पर भारत की परियोजनाओं पर ऐतराज जताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक की राजधानी समेत राज्य के 12 शहरों के नाम आज से बदल गए। बेंगलोर का आधिकारिक नाम बेंगलुरु, जबकि मैंगलोर का नाम बदलकर मंगलुरु कर दिया गया। इसी तरह बेलगाम को बेलागावी और बीजापुर को विजयापुरा के नाम से बुलाया जाएगा। प्रांतीय भावनाओं के मद्देनजर इससे पहले भी कई शहरों और राज्यों के नाम बदले जा चुके हैं। कर्नाटक राज्य के गठन की सालगिरह के मौके पर राज्य के 12 शहरों के नाम भी बदल गए हैं। आईटी सिटी बेंगलोर अब आधिकारिक रूप से बेंगलुरु के नाम से पहचानी जाएगी। इसी तरह कन्नड़ उच्चारण के मुताबिक मैंगलोर को मैंगलुरु कहा जाएगा, जबकि बेल्लारी अब बल्लारी, बेलगाम का नाम बेलागवी, बीजापुर को विजयपुरा, चिकमंगलुरु को चिक्कामंगलुरु, गुलबर्गा का नाम कलाबुरागी और शिमोगा को शिवामोग्गा के नाम से जाना जाएगा। साथ ही मैसूर, हुबली, टुमकुर और होसपेट शहरों के नाम भी बदल गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 17 अक्टूबर को मिली मंजूरी के बाद इन 12 शहरों के नाम में बदलाव की अधिसूचना शुक्रवार को जारी हो गई। नामों में बदलाव का प्रस्ताव 2006 में राज्य में बीजेपी जेडीएस सरकार के वक्त आया था। मशहूर कन्नड़ लेखक रहे यूआर अनंत मूर्ति ने ऐतिहासिक कारणों से ये नाम सुझाए थे। From last 8 years, Karnataka was insisting that all the names of our cities should be pronounced in pure Kannada. Britishers have gone, but unfortunately the British spell remained. India is one country where the unity in diversity is there. So in Karnataka, naming them as the Kannada names gives a moral boost for the people of Karnataka. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कर्नाटक के साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा के लोगों को स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। बहरहाल नामों में बदलाव के पीछे स्थानीय और भाषाई संवेदनाओं के साथ राजनीतिक वजहें भी होती हैं। बेलगाम को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच खींचतान की स्थिति पिछले 9 सालों से चली आ रही है। देश के कई बड़े शहरों के नाम पहले भी बदले गए हैं। बम्बई को मुंबई, कलकत्ता को कोलकाता और मद्रास को अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वामपंथी पार्टियों के खेमे को मजबूत बनाने के लिए आज वाम दलों की साझा बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 8 से 14 दिसंबर के बीच देश भर में प्रदर्शन करने पर सहमति बनी। दिल्ली में शनिवार को सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल, फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी समेत 6 दलों की बैठक हुई। वाम दलों ने केंद्र सरकार पर कारोबारियों और सांप्रदायिक ताकतों के समर्थन का आरोप लगाया है। For the first time, the 6 left parties have come together. So we have decided to start a nationwide joint protest campaign from the 8th of December to the 14th of December. बैठक में प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें केंद्र सरकार के मनरेगा का दायरा घटाने,
बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाने, कालाधन वापस लाने में देरी का विरोध किया गया। इसके अलावा महंगाई, दवाओं की सरकारी नियंत्रण हटाने, महिलाओं, दलितों और गरीबों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाने पर भी जोर दिया गया। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और बात बिहार की, जहां पर जेडीयू के 4 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के इस फैसले के खिलाफ विधायकों ने अब हाईकोर्ट जाने की बात कही है। जेडीयू विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, रविंद्र राय, नीरज सिंह बबलू और राहुल शर्मा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने शनिवार को इसकी घोषणा की। मुझे जो भी कहना था वो लिख के दे दिया। चारों विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ अदालत जाने की बात कही है। कोई संवैधानिक पद पर रहते हुए व्यक्ति ऐसा असंवैधानिक काम करेगा, कभी सपनों में नहीं सोचा जा सकता है। इसमें हम लोग न्यायालय में जाएंगे और हमको माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है। हम लोग का पहला कदम होगा कि हम लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे और हम लोग को न्यायालय पर पूरा भरोसा है और न्यायालय से हम लोग को न्याय मिलेगा। बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले की आलोचना की है कि सदस्यता खत्म करने का अधिकार किसी विधानसभा के अध्यक्ष को नहीं है और विधानसभा के अध्यक्ष ने जिस आधार पर उनकी सदस्यता खत्म की है वो अत्यंत ही अलोकतांत्रिक है। बिहार में जून में राज्यसभा उपचुनाव के दौरान जेडीयू के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इसके बाद पार्टी ने 8 विधायकों को नोटिस जारी किया था। जेडीयू ने विधानसभा अध्यक्ष से इन विधायकों की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात कांग्रेस की, जहां पर नेतृत्व में बदलाव को लेकर पार्टी के भीतर से उठी आवाजें थम नहीं रही। अब कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पार्टी की कमान संभालनी चाहिए और अध्यक्ष सोनिया गांधी को मेंटर की भूमिका निभानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हालांकि दिग्विजय सिंह के इस बयान को उनका निजी विचार बताया। हाल के कई चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और इसके बाद से ही पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर कई तरह के मत सामने आए हैं। इस बार कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पार्टी की कमान सोनिया गांधी की बजाय राहुल गांधी को संभाल लेनी चाहिए। What is the general feeling of the Congress workers that Congress has always encouraged younger people to lead the party. So therefore now I think the time has come when Mr. Rahul Gandhi should take charge. हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिग्विजय सिंह के इस बयान से किनारा कर लिया है। ऐसे ही लीडर पार्टी जब संकट में हो, संकट का फायदा उठाते हैं, आपको मालूम नहीं है। दिग्विजय सिंह जी का दृष्टिकोण है, कांग्रेस पार्टी सामूहिक रूप में संगठन के हित में उपयुक्त समय पर अपना निर्णय करती है। बीते लगभग 6 महीनों में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद से ही पार्टी के नेतृत्व को लेकर पार्टी के भीतर ही अलग अलग बयान देखने को मिले हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। 1984 के सिख विरोधी दंगों की आज 30वीं बरसी है। कई सिख संगठनों ने दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आज प्रदर्शन किया। दिल्ली और पंजाब में कई जगहों पर इस प्रदर्शन के चलते रेल और सड़क यातायात बाधित रहा। दंगा पीड़ितों का दर्द 30 साल बाद भी कम नहीं हुआ है। 1984 में हुई सिख विरोधी हिंसा के पीड़ितों ने शनिवार को कई जगहों पर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। पंजाब में सिख संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराते हुए कुछ जगहों पर रेलवे ट्रैक जाम कर दिए। इससे 20 से ज्यादा ट्रेनों के परिचालन पर भी खासा असर पड़ा। पुलिस ने एहतियातन कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਏ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। हाल ही में केंद्र सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों के 3000 से ज्यादा पीड़ित परिवारों को नए सिरे से 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता लागू रहते मुआवजा देने की घोषणा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में आज किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष हिंसक हो गया। इस दौरान 5 पुलिसकर्मियों समेत 18 लोग घायल हो गए। ये किसान गोकुल बैराज के डूब क्षेत्र में आने वाले गांव के हैं जो ज्यादा मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में सैकड़ों किसान शनिवार को गोकुल बैराज पर इकट्ठा हुए। नारेबाजी करते हुए इन किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने इन किसानों को हटाने के लिए सख्ती बरतते हुए पहले लाठीचार्ज किया और बाद में हवाई फायरिंग की। इसके बाद किसानों और पुलिस में झड़प हो गई और नाराज किसानों ने 2 बसों में आग लगा दी। लाठीचार्ज और झड़प में 5 पुलिसकर्मियों समेत 18 लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक किसानों की अगुवाई बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कर रहे थे। 16 साल से किसान भीख रूपी मुआवजा मांग रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी जमीन को हड़ पे पड़ा है और उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार से किसानों को कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो लोग मुआवजा दे पाएं। दरअसल गोकुल बैराज के निर्माण के लिए किसानों की जमीन ली गई थी, लेकिन करीब 15 साल बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला, जिसके लिए वो कई दिन से आंदोलन कर रहे थे। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक हालत अब नियंत्रण में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने आज देशव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत की। दिल्ली के अशोक रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को एसएमएस भेजकर सदस्यता का नवीनीकरण कराया। नई हाईटेक व्यवस्था के तहत कोई भी व्यक्ति पार्टी की ओर से दिए गए टोल फ्री नंबर पर एसएमएस भेजकर सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है। पार्टी संविधान के मुताबिक हर सदस्य को हर 6 साल के बाद अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराना जरूरी होता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्ता में होने की वजह से बीजेपी की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। जब शासन में भारतीय जनता पार्टी है, तब भाजपा का हर सदस्य एक प्रकार से जनप्रतिनिधि भी होता है। सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं का वो केंद्र बिंदु होता है और उस केंद्र बिंदु होने के नाते अपने निजी कार्य से भी अतिरिक्त उसने समाज के उन कामों के साथ जुड़ना होता है जिसकी समाज को अपेक्षा होती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड पर 250 करोड़ रुपए का क्षतिपूर्ति दावा ठोंका है। गौरतलब है कि अक्टूबर में भारत दौरे पर आई कार्बियाई टीम के खिलाड़ी बीच में ही दौरा छोड़कर अपने देश लौट गए थे। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों का अपने बोर्ड से वेतन को लेकर विवाद चल रहा है। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बीसीसीआई ने सख्त कदम उठाया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव संजय पटेल ने वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड को नोटिस भेजकर 250 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। नोटिस पर जवाब देने के लिए बीसीसीआई ने WICB को 15 दिनों की मोहलत दी है। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम अक्टूबर में भारत दौरे पर आई थी। टीम को भारत में 5 वनडे मैचों की सीरीज के अलावा 1 T20 मैच और 3 टेस्ट मैच भी खेलने थे, लेकिन वेतन को लेकर अपने बोर्ड से नाराज कैरिबियाई खिलाड़ी धर्मशाला में चौथे वनडे मैच के बाद बीच में दौरा रद्द करके स्वदेश चले गए थे। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के बीच में दौरा छोड़ने के बाद बीसीसीआई ने श्रीलंकाई क्रिकेट टीम को 5 वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारत बुलाया। इस सीरीज का पहला वनडे रविवार को कटक के बारामती स्टेडियम में खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वर्जिन गैलेक्टिक का अंतरिक्ष यान परीक्षण उड़ान के दौरान कैलिफोर्निया में हादसे का शिकार हो गया, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई और दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया। वर्जिन गैलेक्टिक पर्यटकों को अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए विमान तैयार कर रहा है। लोगों को अंतरिक्ष की सैर का सपना दिखाने वाली ब्रिटेन की निजी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक की परीक्षण उड़ान नाकाम रही। कंपनी का अंतरिक्ष यान कैलिफोर्निया के मोजेव एयर एंड स्पेस पोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद नष्ट हो गया। हवा में एक जोरदार धमाका हुआ और यान का मलबा मोजेव रेगिस्तान में 1 मील से ज्यादा इलाके में बिखर गया। We first arrived flying over the scene. We found large pieces of the aircraft in several different geographic locations. So I suspect the tail section was in one place, the fuselage was a mile or more away, another piece of the aircraft was a mile or more away. वर्जिन गैलेक्टिक के सबसे वरिष्ठ अधिकारी रिचर्ड ब्रेंसन ने ट्वीट कर बताया कि वो तुरंत ही हादसे की जगह के लिए रवाना हो रहे हैं। वर्जिन गैलेक्टिक ने साल के आखिर तक अंतरिक्ष की सैर के लिए उड़ानें शुरू करने का वादा किया था, लेकिन इस हादसे की वजह से कंपनी की योजनाओं में अब देरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।